Hello everyone, welcome to Sriram's IAS. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll cover these articles. We'll talk about Indian Sustainable Natural Rubber Platform, Lokpal Global Risk Report, Pench Tiger Reserve and fertility levels that are declining in India. So what are the reasons for that? क्या कर सकते हैं? Way forward, facts होंगे. You can connect it with your mains. तो एवरी आर्टिकल कहीं ना कहीं प्रीलिम्स और मेंस दोनों में यूज होता है आज का. ठीक है, तो विल टॉक अबाउट इट वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. यू हैव कमेंट सेक्शन, यू कैन शेयर योर फीडबैक्स. वट एवर इज योर जेन्युइन फीडबैक, डू लेट मी नो. Sriram's IAS is serving the nation since 1985. We are offline, we are online also. Let others know about it and do subscribe to the channel so that you get the notifications of every session that are taken by the other faculties also. Whenever they will get published, you will get the notification. Also, if you are preparing for prelims 2025, Sriram's IAS brought this prelims mastery course for you. So you can refer this course जिसमें आपको complete चीज़ें कवर करवाई जाएंगी. करंट अफेयर्स, PYQs के साथ लेक्चर, CSAT की क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप दे रहे हैं. तो यहाँ पर आपके पास स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा होगा, इस पे कॉल कर लेना एंड यू विल गेट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. आपको जो कुछ भी जानना है कॉल कर लेना एंड यू विल गेट द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द होल कोर्स. ठीक है. हाल ही रबड़ बोर्ड हैज़ रोल्ड 2 न्यू इनिशिएटिव्स. कौन कौन से? ISNR, दैट इज इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबड़, एंड INR कनेक्ट. तो ये क्या है? बेसिकली पहला जो है ISNR, इसका पर्पस क्या है? ये जो इनिशिएटिव है ये फोकस कर रहा है ऑन सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल रबर इन इंडिया, कि हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस करें रबर कल्टीवेशन के अंदर एंड वी मीट द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर सस्टेनेबिलिटी, की जो रबर प्रोड्यूस हो रही है वो इकोसिस्टम को हार्म भी नहीं करे. यू सपोर्ट द लाइवलीहुड ऑफ द रबर फार्मर्स ऑल्सो. प्रॉपर गाइडलाइंस भी हो, टूल्स भी हो फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, राइट. सो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल है, ये प्लेटफॉर्म है. अब ये प्लेटफॉर्म क्या करता है? Indian Sustainable Natural Rubber, Indian Sustainable Natural Rubber Platform, it makes it easier for everyone. सप्लाई चेन में फार्मर है, मैन्युफैक्चरर है, एक्सपोर्टर है, हर किसी के लिए आसान बना दे रहा है टू फॉलो द रूल्स, राइट. दैट आर रूल्स सेट बाय द यूरोपियन यूनियन, स्पेशली अंडर यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्ट्रेशन. I'll let you know. So it is designed to facilitate the compliance with European Union deforestation regulation for the Indian rubber system. मैटर इसलिए करता है क्योंकि देखो, अब आपका मन में ये आना चाहिए ना कि why we are complying with that. See, the thing is, Indian rubber जो products होते हैं, it will help to compete in the international market, especially in Europe. तो इंडियन रबड़ जो होगी वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगी और दैट विल स्टैंड आउट अमंग ऑल. ट्रस्टवर्दी चॉइस भी होगी लोगों के लिए. सो इट विल बूस्ट इंडियाज रेपुटेशन ऑल्सो इन सस्टेनेबल प्रोडक्शन. लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगी इस इंडस्ट्री की. सो इसी के चलते ये इनिशिएटिव लाया गया है. दूसरा जो है INR कनेक्ट, ये एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो डिजाइन किया गया है टू कनेक्ट द ग्रोवर्स ऑफ अनटैप्ड रबर होल्डिंग्स. मतलब जो लोग छोटे, स्मॉल या फिर अनयूज्ड रबर प्लांटेशंस ओन करते हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए. किनके साथ? विद द वन हु कैन टेक केयर ऑफ देम, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. तो क्या होगा, जो ग्रोअर है, द फार्मर, वो लेट मी टेल यू. हाँ, सो जो फार्मर होगा दे कैन रजिस्टर देयर अनटैप्ड प्लांटेशन ऑन द प्लेटफॉर्म. तो मतलब आप जो पार्टिसिपेटिंग पार्टी है वो प्लेटफॉर्म पे जाएगी, फार्मर जो है वो रजिस्टर करेगा अपने आप को ऑन द प्लेटफॉर्म, और जो इंटरेस्टेड एडॉप्टर होगा, जो मैनेज कर सकता है, जो वन हु कैन ग्रो द रबर ऑन दीज लैंड्स, वो इनके साथ इस प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करेंगे. सो रबर बोर्ड वेरीफाइज कि क्या एवरीवन कि हर किसी की जो डिटेल आ रही है वो सही है या नहीं, क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट इंश्योर करेंगे. सो यहाँ पर यू विल क्रिएट अ डेटाबेस, ए कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस बन जाएगा ऑफ द सर्टिफाइड टैपर्स. ठीक है, ओवरऑल समझ आ गया व्हाई इट मैटर्स. देखो प्रोडक्टिविटी जो अनयूज्ड, मैं पहले जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे पिक्चर आ रही है इसके बारे में बाद में डिस्कस करती हूँ. हाँ, पहले आप आर्टिकल देख लो. जो अनयूज्ड या पुअरली मैनेज रबर प्लांटेशंस है वहाँ पर भी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगेगी. जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको भी हेल्प मिल जाएगी बाय कनेक्टिंग देम विद द एक्सपर्ट्स, एंड इट विल प्रमोट द सस्टेनेबल फार्मिंग ऑल्सो. सो ओवरऑल ये जो 2 इनिशिएटिव्स हैं, पहला तो इंश्योर करेगा कि जो इंडियन रबर है वो एनवायरमेंटल रूल्स को, स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल रूल्स जो हैं
इट मीट्स दैट स्पेशली फॉर एक्सपोर्ट टू यूरोप, और दूसरा INR कनेक्ट, जहाँ पर आप रबड़ प्लांटेशंस को कनेक्ट करोगे, जो ओनर्स हैं उनको कनेक्ट करोगे विद द पीपल हु कैन मैनेज एंड हु कैन इम्प्रूव देयर फार्म्स. ठीक है. नाउ हाँ, बिफोर दैट सी दिस एपिसोड इज देयर एंड बेसिकली क्या है रहा है, पॉडकास्ट सीरीज श्रीराम्स IAS लेकर आया है आपके लिए, जहाँ पर बेस्ट ऑफ प्रोफेसर्स एंड फैकल्टीज दे विल डिस्कस द ऑनगोइंग करंट इश्यूज in a podcast manner and you can write your points. So geopolitical dialogues होंगे, करंट क्या चल रहा है, why it is happening there, इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो ये सारा कुछ पॉडकास्ट के अंदर बात करी जाएगी, डिस्कस होगा. You can watch them, write the important points and use them in your answers. Also, there are other series that are being taken by different faculties on current affairs sessions, so you can refer them also. इसीलिए बोल रही हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो you will get the notification of every session. 16 जनवरी को पहली बार फाउंडेशन डे ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया हेल्ड किया गया न्यू दिल्ली के अंदर. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. सो विल टॉक अबाउट इट. हमें लोकपाल की बात करनी है. ये आपका स्टैटिक पार्ट है जो आप अपने GS पेपर 2 से यूज़ कर सकते हो, और लक्ष्मीकांत में लोकपाल पे कंप्लीट चैप्टर है, तो आज उसको भी रेफर कर लीजिएगा. लोकपाल एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है. लोकपाल लोगों के लिए. लोकपाल बेसिकली इज सेट अप टू फाइट करप्शन. लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत लोकपाल क्रिएट किया गया. इसका मेन जॉब यही है कि जो हाई रैंकिंग पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं ना, वहां उनको देखना, टू लुक इनटू द कंप्लेंट्स ऑफ द करप्शन अगेंस्ट देम, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स, इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस. ये काम है लोकपाल का. लोकपाल का स्ट्रक्चर कैसा है वो मैं अभी आपको बताती हूँ, पर उससे पहले आपको इनका मैंडेट पता चल गया होगा. करप्शन के अगेंस्ट जो एलिगेशंस होते हैं उन पे इंक्वायर करना टू ऑफ द सर्टेन पब्लिक फंक्शनरीज, जिसमें सरकार, पॉलिटिशियंस आ गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ गए, और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कानून के तहत बनी, जो कि है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013. अब इसमें क्या होता है, एक चेयरपर्सन होते हैं, 8 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 4 जुडिशियल मेंबर्स होते हैं. चेयरपर्सन शुड बी ईदर द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. चेयरपर्सन कौन हो सकता है, या तो हमारे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रहे हों वो हो सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज रहे हों, या फिर कोई एमिनेंट पर्सन जो कि इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो एज दैट इज स्पेसिफाइड. जो जुडिशियल मेंबर ऑफ लोकपाल है शुड बी ईदर अ फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट. तो मैंने आपको पहले ही बताया ना, जैसे चेयरपर्सन है, 8 मेंबर्स होते हैं, बाकी 8 में से 4 जुडिशियल होते हैं, तो जुडिशियल का भी क्राइटेरिया है. ठीक है. अ मिनिमम ऑफ 50% ऑफ द मेंबर्स विल बी फ्रॉम SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज एंड विमेन. तो बेसिकली हर किसी के लिए पार्टी इक्वल रिप्रेजेंटेशन सबकी हो, तो एटलीस्ट जो 50% मेंबर्स होने चाहिए या SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज से हो, और भी विमेन. अब ये चेयरपर्सन और मेंबर्स को चूज कौन करता है? प्रेसिडेंट. किसकी रिकमेंडेशन पे? एक सिलेक्शन कमेटी की. उस कमेटी में कौन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अ जज नॉमिनेटेड बाय हिम और हर, या फिर एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट. मतलब आप देखो यहां पर लोकपाल काम क्या कर रहा है? पब्लिक फंक्शनरीज के अगेंस्ट जो अगर कोई करप्शन का केस है वो हैंडल करते हैं. लोकपाल के मेंबर्स को कौन अपॉइंट कर रहा है? यहाँ पर देयर इज अ सिलेक्शन कमेटी, एंड दैट कमेटी कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अ जज नॉमिनेटेड बाय चीफ जस्टिस, और 1 एमिनेंट ज्यूरिस्ट. क्या टर्म एंड टेन्योर रहता है? 5 साल के लिए सर्व करते हैं, या फिर अगर 70 साल की एज हो गई, विच एवर इज अर्लियर, तब तक. चेयरपर्सन की सैलरी, उनके अलाउंसेस, उनके बेनिफिट सेम होते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के होते हैं. मेंबर्स की सैलरी, अलाउंसेस, बेनिफिट सेम होते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज के होते हैं. ठीक है. अब रही बात जुरिस्डिक्शन की, तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो डिजाइन इसलिए करी गई है टू कीप दी पब्लिक ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिशियंस अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस. ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, यू विल फाइट करप्शन एंड इंश्योर दैट पब्लिक ऑफिशियल्स वर्क ऑनेस्टली. सो लोकपाल किन को इन्वेस्टिगेट कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर को कर सकता है, यूनियन मिनिस्टर, member of the parliament, or as well as the officials of the union government under group A, B, C, D.
चेयरपर्सन, मेंबर्स, ऑफिसर्स या फिर डायरेक्टर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, मेड बाय द पार्लियामेंट, या फिर सरकार उसको फंड कर रही हो, सो दैट बोर्ड, दैट कॉर्पोरेशन एंड दैट सोसाइटी ऑल्सो। डायरेक्टर्स ऑफ दैट बोर्ड, कॉर्पोरेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट, ऑटोनोमस बॉडी जो कि एक्ट के द्वारा एस्टैब्लिश करी गई है, या फिर सरकार और स्टेट फंडिंग दे रही है, पार्शली फंडेड है या होली फंडेड है। जो अगर कोई एक ऐसी सोसाइटी है, कोई ट्रस्ट है, कोई बॉडी है जिसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रहा है 10 लाख से ज्यादा का, तो वो भी ये कवर करते हैं। जो कंप्लेंट लोकपाल एक्ट के अंदर आती है दैट शुड बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मस्ट पर्टेन टू एन ऑफेंस। जो अगर मान लो अगर आप कंप्लेंट कर रहे हो, कंप्लेंट होनी चाहिए अबाउट द एक्शंस दैट आर कंसीडर्ड करप्शन और दे आर अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट। कौन कंप्लेंट कर सकता है, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन कंप्लेंट करे, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। जब एक कंप्लेंट रिसीव होती है तो लोकपाल में ऑर्डर अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी जाए, राइट। वो बोलेंगे अपनी इंक्वायरी विंग को या भी किसी भी एजेंसी को, या फिर वो इन्वेस्टिगेशन को रेफर करेंगे, राइट। तो ये वो कर सकते हैं जब कंप्लेंट आती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है, या फिर द लोकपाल रिव्यूज द कंप्लेंट टू सी, मतलब इफ इट हैज अ मेरिट देन इट कैन ईदर कंडक्ट एन इंक्वायरी इटसेल्फ, या फिर इंक्वायरी विंग होगी या कोई अनदर एजेंसी होगी, या वो केस को एक्सटर्नल एजेंसी सीबीआई को भी हैंडओवर कर सकते हैं। अगर कंप्लेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अगेंस्ट है तो लोकपाल रेफर करते हैं केसेस को टू सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अगर दैट इज रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स तो फिर केस जाता है सीवीसी को, वो देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके तहत ना आपके पास आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसकी एनालिसिस भी करो कि लोकपाल क्यों इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना एट ऑल द लेवल्स ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स, प्राइम मिनिस्टर हो चाहे लो लेवल एम्प्लॉयज हो, राइट। प्राइम मिनिस्टर के साथ कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लोकपाल, अगर पीएम की बात करते हैं तो लोकपाल इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते कंप्लेंट्स को दैट आर अगेंस्ट द पीएम इफ दे इन्वॉल्व इंटरनेशनल रिलेशंस, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी या फिर पब्लिक ऑर्डर से जुड़ा हुआ मैटर हो, तो इंक्वायरी नहीं होगी। कंप्लेंट प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट तभी इन्वेस्टिगेट होगी जब एंटायर लोकपाल बेंच केस को रिव्यू करेगा एंड एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स मस्ट अग्री टू स्टार्ट दैट इंक्वायरी, राइट। सॉर्टेड। सो दैट वाज द होल आर्टिकल। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वन, हम बात करेंगे ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट की। ये रिस्क रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। पहले तो बेसिक ही यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। अब ये रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट पहली बार 2006 में पब्लिश हुई। वर्ल्ड में क्या क्या रिस्क चल रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैज बीन अ फोकस फ्रॉम द स्टार्ट, उसको आप एनवायरमेंटल रिस्क के अंदर ले लेते हो। 2024-25 में मतलब ये कि जो ये रिपोर्ट है दैट इज बेस्ड ऑन द ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे, जो एमर्जिंग रिस्क है उस पे इनसाइट से कलेक्ट करे उन्होंने। सो रिपोर्ट आइडेंटिफाई करती है रिस्क को ओवर द 2 पीरियड, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, मतलब ऐसे रिस्क जिनको इमीडिएट अटेंशन की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो आप यहाँ पर देखो, मैं भी आपको बताती हूँ। तो पहला एडिशन रिपोर्ट का 2006 में पब्लिश हुआ। शुरुआत से ही एनवायरमेंटल रिस्क को कंसीडर कर ही रहे हैं। इस बार की जो रिपोर्ट है 2024-25 की, उसमें क्या क्या फाइंडिंग्स आई हैं। पहले तो जो रिस्क हैं उनको आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में देखते हो। शॉर्ट टर्म रिस्क जिनको इमीडिएट अटेंशन की जरूरत है 1 से 2 साल वाले शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म 10 ईयर वाले, ऐसे रिस्क जिनका एक बिग इंपैक्ट हो सकता है फ्यूचर पे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए। अब रिस्क अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, इकोनॉमिक रिस्क, एनवायरमेंटल रिस्क, जियोपॉलिटिकल रिस्क, सोसाइटल रिस्क, टेक्नोलॉजिकल रिस्क, आप कोई भी रिस्क लगा लो, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं चाहूँ तो ये ऐसी लेके चली गई ना, क्रॉस कर गई, पर ये मैटर नहीं करता। बट मैटर्स इज कि आपको एक एक रिस्क के बारे में पता होना चाहिए। इकोनॉमिक रिस्क मतलब कोई इशू विद द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। एनवायरमेंटल रिस्क मतलब क्लाइमेट चेंज और वेदर से जुड़ा हुआ रिस्क। जियोपॉलिटिकल रिस्क मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाए या कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। सोसाइटल रिस्क, सोशल चैलेंजेस होते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन। टेक्नोलॉजिकल रिस्क, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो प्रिवेसी का, साइबर सिक्योरिटी, ये सारे रिस्क भी हैं। शॉर्ट टर्म रिस्क 1 से 2 साल वाले, मिस इन्फॉर्मेशन या फिर डिस इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी फैलती है ना, डिसीजन मेकिंग और ट्रस्ट पे इफेक्ट पड़ता है, वो रिस्क।
कोई स्टॉर्म, कोई फ्लड, कोई हीट वेव, कोई सीवियर क्लाइमेट इवेंट आ गया, शॉर्ट टर्म में लिया जाएगा। जब वॉर और टेंशन हो बिटवीन द नेशन तो वो भी शॉर्ट टर्म में कंसीडर करी जाती है। सो टॉप 3 शॉर्ट टर्म रिस्क कौन से हो गए? 1, 2 एंड 3। अच्छा, 3 लॉन्ग टर्म रिस्क बताओ। जब सीवियर क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स आ जाए, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो, इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाए, हो सकता हो, या फिर इरिवर्सिबल डैमेज हो जाए प्लैनेट को, सी लेवल बढ़ रहा है फॉर एग्जाम्पल, चेंजेस इन द ओशन करंट्स, ये सारे लॉन्ग टर्म रिस्क में आते हैं। नाउ द रिपोर्ट हाईलाइट्स कि हाउ दीज एरियाज आर इंटरकनेक्टेड। देखो, टेक्नोलॉजिकल रिस्क, जिस तरीके से इनोवेशन चल रही है बहुत तेज, साइबर थ्रेट का कंसर्न, जियो स्ट्रैटेजिक, देशों के बीच में टेंशन, क्लाइमेटिक एंड डेमोग्राफिक। ठीक है, ऐसे अगर मैं क्लाइमेट पॉल्यूटेंट की बात करती हूँ, क्लाइमेट, डेमोग्राफिक, आप कुछ भी ले लो, क्लाइमेट पॉल्यूटेंट, ब्लैक कार्बन, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, एसीज, रेफ्रिजरेटर, दे आर हार्मफुल टू द क्लाइमेट। सो ये पूरी रिपोर्ट इसके बारे में बात कर रही है। नेक्स्ट इन न्यूज इज पेंच टाइगर रिजर्व। बेनामी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग resorts were recently uncovered by income tax department in Pench Tiger Reserve, famously known as land of jungle books, Mowgli। देखो, हमें बात करनी है पेंच की। ये रहा, आप अपने मैप में खुद देखोगे आज इसको, नॉर्थ साउथ क्या कौन कौन से और नेशनल पार्क्स पड़ते हैं, वो यू हैव टू लुक इनटू। बेनामी ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? जब कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट किसी और के नाम पे रजिस्टर हो और रियल ओनरशिप, फायदा कोई दूसरा ले रहा हो, ये ट्रांजैक्शंस इलीगल हैं अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट। ये बेसिकली होती हैं टैक्स को इवेड करने के लिए, इलिसिट वेल्थ के लिए, उसको हाइड करने के लिए, राइट। तो न्यूज ये है कि पेंच टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है, सो इन्वेस्टिगेशंस रिवील्ड कि कुछ रिजॉर्ट्स दैट आर ऑपरेटिंग नियर द रिजर्व, दे वर इन्वॉल्व्ड इन बेनामी प्रैक्टिसेस, राइट। तो हम बात करते हैं पेंच टाइगर रिजर्व की इसके कॉन्टेक्स्ट में। सतपुरा हिल्स के पास है, इन दी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, और महाराष्ट्र के साथ भी बॉर्डर लगता है। 1983 में नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया था। पेंच नदी यहाँ से बहती है। इट कंप्राइजेज इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, पेंच मोगली सेंचुरी एंड अ बफर। तो बेसिकली ये तो विद कॉमन सेंस, इसमें कुछ ऐसे समझाने वाला है नहीं। वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की बात कर लो तो यहाँ पर जो रुडयार्ड किपलिंग की फेमस जंगल बुक है, वो इसी रियल स्टोरी ऑफ दिस एरिया दे डिस्क्राइब। वेजिटेशन, यहाँ डेसिडियस फॉरेस्ट, शेल्टर, मॉइस्ट शेल्टर्ड वैली टू एंड ओपन ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। टीक, महुआ, ग्रासेस, श्रब्स ये आपको देखने को मिलेंगी। बैम्बू प्लांटेशन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और रही बात एनिमल्स की, तो की प्रेडेटर इज द टाइगर, चीतल, सांबर, नीलगाय, ये सारी स्पीशीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सवाल अगला न्यूज का ये है कि इंडिया में फर्टिलिटी लेवल्स क्यों डिक्लाइन हो रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीजेज, इंजरीज एंड रिस्क फैक्टर स्टडी 2021 कहती है कि फर्टिलिटी लेवल्स डिक्लाइन हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट जहां पर 6.18 था 1950s में, 2021 में हो गया है 1.9। आने वाले मतलब 2100 में ये और गिरेगा 1.04 से। इसके सोशल इम्प्लीकेशंस भी होंगे, ठीक है। अगर फर्टिलिटी रेट गिरता है, इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बताइए। पॉपुलेशन विल ग्रेजुअली डिक्रीज ओवर टाइम। कम बर्थ होंगे तो मतलब ओल्डर पीपल की पॉपुलेशन हाई होगी, एजिंग पॉपुलेशन। यंग पीपल कम होंगे तो वर्कफोर्स श्रिंक करेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। फ्यूअर टैक्स पेयर्स होंगे, लेकिन वहीं पर पेंशन, हेल्थ केयर, वेलफेयर फॉर दी एल्डरली के लिए खर्चा इधर बढ़ जाएगा। सोशल चैलेंज, फैमिली स्ट्रक्चर चेंज होगी, कम बच्चे होंगे टू केयर फॉर दी एजिंग पेरेंट्स। सोसाइटी में नीड टू अडेप्ट दीज चेंजेस, राइट। इंडिया के लिए अगर आप देखो तो ये जो रैपिड डिक्लाइन है, इट इज पोजिंग लॉन्ग टर्म चैलेंजेस वही है। एंड देयर इज अ नीड फॉर द पॉलिसीज, लाइक ऐसी पॉलिसीज अब बना लो जहां पर आप बैलेंस्ड पॉपुलेशन ग्रोथ एनकरेज करें, फैमिलीज, हेल्थ केयर, एल्डर केयर को सपोर्ट करें और प्रोडक्टिविटी बूस्ट करें थ्रू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, क्योंकि वर्कफोर्स माइट श्रिंक। बट सवाल ये उठता है कि फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन क्यों हो रहा है।
देखो आज के टाइम पे ना, एक तो अर्बनाइजेशन, मॉडर्न एस्पिरेशंस इन सिटीज, लिविंग कॉस्ट आर हायर, लोग प्रेफर करते हैं स्मॉल फैमिलीज, एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो जाए, करियर पे, पर्सनल अचीवमेंट पे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, कम बच्चे हों। माइग्रेशन, वन और द अदर वे कनेक्टेड, अगर आप सेटल हो जा रहे हो अब्रोड, you will choose to start your family there, so it will reduce the number of children who are born in India. Third, with better access to healthcare and family planning, more women are choosing to terminate pregnancies. That is also a point. Societal attitude भी change हो गया है, लेट मैरिज होने लग गई हैं, women's and men's are waiting longer to get married. पहले 20-30 साल, मतलब 30 तो बहुत दूर की बात है, 20s में शादी हो जाती थी, right? But now people are choosing not to marry at all. Career prioritization, independence, personal interest, वही शादी के ट्रेडिशनल रोल्स और मदरहुड से के अलावा दे आर फोकसिंग ऑन दैट ऑल्सो. फीमेल लिटरेसी और हो गई है, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ गया है. सो दीज आर सम ऑफ द पॉसिबल रीजंस. ठीक है, सो यू कैन मेंशन दीज पॉइंट्स इन योर आंसर्स. देखो केरला है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, चाहो तो यू कैन मेंशन इट और लिख भी सकते हो. इंडिया की जो सदर्न स्टेट्स हैं लाइक केरला, population has gone through a significant change in the recent decades. मतलब यहाँ पर states reached replacement level fertility. मतलब they have fewer children being born. The number of children that are needed to replace the parents. Right? देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, more elderly people, वही aging population, workforce shrinking, हेल्थ केयर डिमांड्स भी बढ़ जाती हैं. केरला स्पेसिफिक देखो, केरला के अंदर हाई वेजेस एंड अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ अट्रैक्ट मेनी माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. 2030 तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अबाउट 1/6 ऑफ द केरला's पॉपुलेशन विल बी मेड अप ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स. राइट, सो ये कॉन्टेक्ट आप इंडिया छोड़ो, ग्लोबली देखो, साउथ कोरिया सिमिलर ट्रेंड, डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी इज हैपनिंग. सो ओवरऑल that was the context. but हाँ, इन चेंजेस को अडेप्ट करना है अगर, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव प्रोएक्टिव policies that address economic challenges, healthcare challenges and social challenges. ठीक है, so this was the whole session. I hope things are clear. In case any doubt, you can ask me in the comment section, and for more such videos do subscribe to the channel. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. Happy learning, all the best. Thank you.